दरवाजे की घंटी इतनी जोर से बजी कि क्षण भर को हम सभी सहम गए। दरवाजा खुलते ही वो घर में दाखिल हुई। रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर उसने तीखी आवाज में पूछा, आपने नीलम के यहाँ फोन किया था? हाँ किया था। और सोनल के यहाँ भी? मैंने स्वीकारोक्ति में सिर हिला दिया। क्यों? इस तरह शहर भर में मुनादी करवाने की क्या जरूरत थी? अब इस सिरफिरी लड़की को कोई कैसे समझाए कि लड़की रात के 10-11 बजे तक घर नहीं लौटती तो घबराहट होती ही है। फिर उसकी मेज पर यहाँ वहाँ लिखे नंबरों को घुमाना भी पड़ता है। दरअसल तुम्हारे पापा यहाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पापा घर पर रहें या ना रहें, मेरे लिए शहर भर के फोन खड़खड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव नो राइट एंड आई हेट इट। आइंदा ख्याल रखें, उसने निर्णायक स्वर में कहा और पैर पटकती हुई अपने कमरे में गुम हो गई। गुस्से से, अपमान से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने को जब्त किया। मुझे मालूम था कि लक्ष्मी, रामधन बड़ी उत्सुकता से ये सारा प्रसंग देख रहे हैं। एक तो सौतेली माँ का ठप्पा और दूसरे बिटिया का ऐसा घनघोर अपराध। पर मैंने उन्हें निराश ही किया। मैं तो अपनी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहती थी, पर एकदम चुप्पी लगा जाना भी शायद मेरे हक में अच्छा ना होता। वे लोग इसे कमजोरी ही समझते। इसलिए बेजारी की मुद्रा बनाकर मैंने कहा, घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना रहे तो ऐसा ही होता है। बच्चों को न बोलने की तमीज आती है और न रहने का ढंग। चलो तुम सब्जी छौंको और कुछ नाश्ता पानी चाहिए तो पूछ लो। इन बातों का तो कोई अंत ही नहीं है। मैंने सभा का समापन करते हुए कहा और अपने कमरे में चली आई। सारा दिन मेरी आंखों के सामने उसका वो तमतमाया चेहरा घूमता रहा। एक सुव्यवस्थित भविष्य के लालच में मैंने ये कैसा अनचाहा बोझ उठा लिया। डॉक्टर कुमार ने कोई बात नहीं छुपाई थी। रजनी जी, मेरे घर में आपको कोई कष्ट नहीं होगा, पर हाँ, घर में मेरी एक बिटिया भी है जो अपने में एक समस्या है। बोलती है तो पत्थर सा मारती है। अब तक तो हॉस्टल में थी, इसलिए आचार व्यवहार का कोई ढंग मैं उसे सिखा नहीं पाया हूँ। हाई स्कूल करने के बाद अब मैं उसे घर लेकर आया हूँ। सोचा था कल को उसे शादी करके फिर दूर जाना ही है। कुछ दिन तो बाप के पास रहे, पर बड़ा मुश्किल लग रहा है। बल्कि अब तो मैं इस चिंता में घुल रहा हूँ कि इस उज्जड़ को ब्याहेगा कौन। अगर कोई माई का लाल दहेज के लालच में भी ले गया तो 4 दिन बाद ही मेरे दरवाजे पर छोड़ जाएगा। इसलिए पत्नी की मृत्यु के इतने वर्षों बाद मैंने फिर से शादी करने का फैसला लिया है। सोचता हूँ घर में सौतेली ही सही, माँ आएगी तो एक वातावरण बनेगा, कुछ संस्कार जगेंगे। ईमानदारी की बात तो ये है कि ये शादी मैं अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। सच है, डॉक्टर कुमार ने कोई बात छुपाई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं स्थिति की भयावहता की कल्पना नहीं कर पाई थी। बल्कि मैंने तो ये रिश्ता एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया था। 35 वर्ष की आयु में मुझे 17 साल की लड़की की माँ बनने में कोई आपत्ति नहीं थी। अब लगता है उस 17 वर्षीय आफत को देखे बिना ही ये चुनौती स्वीकार करना मूर्खता थी। मेरी और पारुल की पहली मुलाकात ही बड़ी लोमहर्षक थी। बिटिया को उसकी सहेली के यहाँ छोड़कर डॉक्टर केवल एक दिन के लिए इंदौर आए थे। हमारी शादी बहुत ही सादे समारोह में संपन्न हुई। फिर भी रात के 11 बज ही गए। हम दोनों ही कार में बैठकर चले तो 4 बजते बजते घर पहुंच गए। वेलकम होम, उन्होंने औपचारिकता बरती। थैंक यू, मैंने शिष्टाचार निभाया। थक गई हो ना, अभी आराम कर लो, इतनी रात में घर क्या देखोगी? जी हाँ। कमरे में जाते ही मन प्रसन्न हो गया। लगा कि आने वाले के सम्मान में इसे नए सिरे से सजाया गया है। वॉश लेकर बाहर आई तो देखा ये कॉफी लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। थैंक यू, मैंने मग उठाते हुए कहा। मैं सचमुच कृतज्ञ थी कि मुझे आते ही रसोई में पैर नहीं देना पड़ा। सुबह उठी तो दिन काफी चढ़ चुका था और ये तैयार हो चुके थे। आज छुट्टी नहीं लेंगे? जल्दी लौट आऊंगा, आओ नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते की मेज पर ही रामधन से मुलाकात हुई। उसी ने फिर लक्ष्मी से मेरा परिचय करवाया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, पूछ ही लिया, बिटिया से नहीं मिलवाएंगे? क्षण भर को उनके चेहरे पर असमंजस के भाव उभरे। आओ, इन्होंने कहा और मैं उनके पीछे चल दी। मुझे आश्चर्य भी हो रहा था और बुरा भी लग रहा था। क्या मैं इस योग्य भी नहीं कि कोई उत्सुकता से झांकी ले? दरवाजा बंद था
और भीतर माइकल जैक्सन चीख रहा था। इन्होंने नॉक किया। खुला है। दरवाजा ठेलकर हम दोनों भीतर गए। बिस्तर पर औंधी लेटी वो कोई पुस्तक पढ़ रही थी। ओह पापा, आप हैं? मैं समझी रामधन होगा। इन्होंने आगे बढ़कर पहले कैसेट बंद किया, फिर गंभीर स्वर में बोले, निक्की, इनसे मिलो, ये तुम्हारी मम्मी हैं। ओह आई सी। बस इससे ज्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं। इन्हें भी बुरा लगा, एकदम चीखे, निक्की ये क्या है? वेयर आर योर मैनर्स? डू यू हैव एनी? ठीक से उठकर बात नहीं कर सकती तुम? वो एकदम उछलकर खड़ी हो गई। अपने छोटे छोटे बालों को गर्दन के एक झटके के साथ पीछे फेंकते हुए बोली, आपकी आंखें शिरोधार्य है पिताश्री। लीजिए, मैं खड़ी हो गई। अब अगर आप चाहेंगे तो मैं माता श्री की चरण वंदना भी कर सकती हूँ। गुस्से में इनका चेहरा तमतमा उठा। मुझे डर हुआ कि कहीं ये बेटी को एक झापड़ ही रसीद न कर दे। मैंने अपनी दोनों हथेलियों में उनका दाहिना हाथ थाम लिया। चलिए, मैंने मनुहार की और उन्हें उसी तरह थाम कर बाहर ले आई। अपने कमरे की सुरक्षित चार दीवारी में आकर मैंने खुलकर सांस ली। इतनी देर से दम जैसे घुटा जा रहा था, लेकिन ये अब भी गुस्से से थर-थर कांप रहे थे। प्लीज रिलैक्स। सॉरी रजनी, फॉरगेट इट, मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। विश्वास कीजिए, मैंने किसी बात का जरा भी बुरा नहीं माना। आप जरा उस लड़की की ओर से तो सोचकर देखिए। आप एक अनजान औरत को एकदम उसके सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारी माँ है, बताइए। और आप उससे अपेक्षा करते हैं कि वो तमीज से पेश आए, उसकी प्रतिक्रिया एकदम नॉर्मल हो। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आप उससे ये आशा तो नहीं कर सकते कि वो मुझे देखते ही अपनी सारी श्रद्धा, सारा आदर मुझे दे दे। इसमें समय लगता है। बल्कि मेरा तो ये आग्रह भी नहीं है कि वो मुझे मम्मी ही कहे। उसके अंतर्मन से जो संबोधन निकलेगा मेरे लिए वही स्वीकार्य होगा। वो मेरे साथ कैसे भी पेश आए, आप कुछ नहीं कहेंगे। ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं अकेले ही लड़ना चाहती हूँ। एज यू प्लीज। बड़ी देर के बाद इन्होंने कहा और उठकर ड्यूटी पर चले गए। कितनी दिलेरी से मैंने ये चुनौती स्वीकार की थी, पर अब लग रहा है कि ये बड़ बोलापन मुझे महंगा पड़ रहा है। ये जंग जीतना उतना आसान नहीं है। ये लड़की तो मुझे परछाई भी नहीं छूने देती। इस उठापटक में उसके पिता भी दूर छिटकने लगे हैं। मैंने एक संकल्प लिया था, घर का वातावरण जब तक सहज और सामान्य नहीं हो जाता तब तक हम न तो किसी रिश्तेदार को आमंत्रित करेंगे, न स्वयं कहीं जाएंगे। जब भी जाना होगा तीनों साथ जाएंगे। इन्हें भी किसी के यहाँ जाने का या बुलाने का चाव नहीं रह गया था, पर कहीं बाहर जाने के लिए वे अकुला उठते थे। यूं तो बिटिया रानी हमारी किसी बात में दखल नहीं देती थी, पर उसकी ये उपेक्षा ही मन पर बोझ बन जाती थी। पर कहीं जाना भी तो आसान नहीं था। हम लोग कहीं पिक्चर या पार्टी में भी जाते तो मेरा मन अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता। शहर से दूर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। निक्की को क्या हर बार सहेली के यहाँ भेजा जा सकता था? उसे ही ये क्या अच्छा लगता? घर पर उसे नौकरों के भरोसे छोड़ना भी तो संभव नहीं था। लोग बाग मखौल नहीं उड़ाएंगे। तुम हर बार उसकी बात बीच में क्यों लाती हो? ये झल्लाते, लेकिन उसे एकदम नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता। मैं समझाती। आखिर एक दिन मैंने कह ही डाला, आप ही ने तो कहा था कि ये शादी आप सिर्फ बिटिया के लिए कर रहे हैं। हाँ कहा था। ये चीखे। तो क्या इसी की सजा दे रही हो मुझे? और फिर 2 दिन तक बच्चों की तरह मुंह फुलाए घूमते रहे। इन्हें इस तरह नाराज करके जिसे मनाने का मैं प्रयत्न कर रही थी वो मुझे जरा भी लिफ्ट नहीं दे रही थी। मेरा हर प्रयास वो विफल कर रही थी। गृह प्रवेश के दूसरे दिन तड़के मेरी आंखें खुल गईं। श्रीमान जी गहरी नींद में सो रहे थे। सोचा अपने लिए फर्स्ट क्लास चाय बना ली जाए। रसोई में जाते हुए देखा निक्की के कमरे की लाइट जल रही है। सोचा दोस्ती के लिए अच्छा मौका है। मैंने फटाफट 2 कप चाय बनाई और दरवाजे पर हल्के से नॉक किया। निक्की। दरवाजा इस तेजी के साथ खुला कि मैं सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। फिर संभलते हुए मैंने कहा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुम्हारे कमरे में रोशनी देखी तो सोचा कि सुबह की चाय निक्की के साथ ही पी जाए। मेरा नाम पारुल है। ओह सॉरी। अच्छा बताओ नाश्ते में क्या लोगी? मेरी चिंता रहने दें, मेरा नाश्ता रामधन बना देगा। आप तो जिनकी सेवा के लिए आई हैं उन्हीं का ख्याल रखें, मेहरबानी होगी।
मन हुआ कह दूं, पगली, मैं तेरे लिए ही इस घर में आई हूँ। पर वो जिस तरह काट खाने को दौड़ रही थी, वहाँ ऐसी कोमल अनुभूतियों के लिए गुंजाइश ही कहाँ थी। इसके बाद मैंने उसे जब भी पुकारा या जब भी उसका उल्लेख किया, पारुल कहकर ही किया। उसकी अनुपस्थिति में एक दिन मैंने उसके कमरे का मुआयना किया। वो ठीक वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। उसे तरतीब देने की कोशिश में पूरे 3 घंटे खर्च हुए। थक तो गई थी मैं, पर मन प्रसन्न था। सोचा पारुल भी देखेगी तो उसका जी खुश हो जाएगा। मुंह से चाहे कुछ न कहे, मन ही मन एहसास तो होगा कि माँ भी कोई चीज होती है। ठीक 4 बजे उसकी लूना गेट के अंदर दाखिल हुई और मैं उठकर बैठ गई। रोज की तरह वो सीधे अपने कमरे में गई और दूसरे ही क्षण वो मेरे सामने थी। धन्यवाद, आपने मेरे कबाड़ खाने को कमरे की शक्ल देने की कोशिश की, इसके लिए आभारी हूँ। पर भविष्य में ये कृपा दृष्टि न कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो उल्टे पांव कमरे में लौट गई। क्षोभ और अपमान से सुलगती हुई मैं पता नहीं कब तक वहीं बैठी रही। उस दिन घर में एक कथा थी। रामधन का ही आग्रह था कि शादी के उपलक्ष्य में और कुछ नहीं तो एक कथा ही हो जाए। बड़े उत्साह से मैंने सारी तैयारियां की। विधि विधान से पूजा हुई और जब आरती का समय आया, मैंने लक्ष्मी से कहा, बिटिया को आवाज दे दो, आरती हो रही है। बिटिया रानी कमरे में अवतीर्ण हुई, जीन्स और लूजर, उसकी रोज की पोशाक। पर पता नहीं क्यों पंडित जी के सामने जरा संकोच हो आया और जब आरती लेने का समय आया तो मुझसे नहीं रहा गया। बेटे, जूते पहनकर आरती नहीं लेते। बस वो एकदम पलट कर चली गई। न आरती ली न प्रसाद लिया। मन एकदम खराब हो गया। अजीब सा आलम था। मैं उस पर अपना पूरा स्नेह उड़ेल देने को बेचैन थी, लेकिन वो जब जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने निर्ममता से झटक दिया। जब जब प्यार से उसे कुछ समझाना चाहा, बिच्छू सा डंक मारकर उसने मुझे आहत कर दिया। और कल रात तो हद ही हो गई। महारानी सुबह 8 बजे से कॉलेज जो गई, रात तक लौटी ही नहीं। इस सेमिनार के लिए दिल्ली गए हुए थे। मेरी तो चिंता से जान सूख गई। रामधन से कहा कि पास पड़ोस में कोई सहेली रहती हो तो पता कर लो, पर उसने साफ मना कर दिया। बोला, बेबी गुस्साती हैं। पर मेरा मन नहीं माना और मैंने मेज पर यहाँ वहां लिखे नंबरों को घुमा दिया। 2 जगह तो कुछ पता ही नहीं चला, पर तीसरी ने बताया कि शायद मैच खेलने गई है। आप इस नंबर पर पता कर लें। नीलम के यहाँ उसकी मम्मी मिली। उन्होंने बताया कि लड़कियां खेलने गई हैं, लौटने में देर हो सकती है। चिंता की कोई बात नहीं है, उनका कोच साथ में है। अगर बहुत रात को लौटेंगी तो पारुल को वे अपने साथ सुला लेंगी। मैंने उन्हें धन्यवाद देकर फोन रख दिया। संकोच के मारे ये नहीं पूछा कि क्या खेलने गई हैं और कहाँ गई हैं। एक माँ को इतना तो मालूम होना चाहिए। अगर कार्यक्रम एन वक्त पर तय हुआ है तब भी तो फोन किया जा सकता है। रात मैंने कैसे काटी मैं ही जानती हूँ। सोचा तो यही था कि सुबह जैसे ही वो घर में दाखिल होगी उसे खूब आड़े हाथों लूंगी, लेकिन ये तो हुआ नहीं। उल्टे वही मुझ पर बरस कर चली गई और मैं बस चुपचाप सुनती रही। रात को ये दिल्ली से लौटे तो मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया, पर इन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। मुझे बहुत ताव आया। एक मैं ही बेवकूफ हूँ जो रात भर जागती रही, दिन भर सुलगती रही। जिनकी बेटी है उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, फिर अपने पर ही शर्म हो आई। बेटी क्या सिर्फ उन्हीं की है? मैंने तो डॉक्टर कुमार को उनके पूरे परिवेश के साथ स्वीकार किया है, फिर क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? बाप की नजरें जिन्हें पकड़ नहीं पाती, माँ की नजरें क्या उन खतरों से गाफिल रह सकती हैं? सुबह फिर मैंने एक निश्चय कर ही लिया था। पतिदेव को रोज की तरह चाय नाश्ता देकर हॉस्पिटल भेज देने के बाद मैं फुर्सत में थी। पारुल कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। लक्ष्मी अभी आई नहीं थी। रामधन रसोई में अंडा बेट रहा था। मैंने एक लंबी लिस्ट और पैसे पकड़ाते हुए उससे कहा, काका जरा बाजार का चक्कर लगाना होगा, आप झटपट सामान ला दो। इष्ट देव का जाप करते हुए दरवाजे पर नॉक किया। खुला है। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। शीशे में मेरा प्रतिबिंब देखते ही चौंक पड़ी। आप? हाँ। नाश्ते की ट्रे छोटी टेबल पर रखते हुए मैंने सहज स्वर में कहा, रामधन जरा जरूरी काम से बाहर गया है। मैंने ऑमलेट बनाने की कोशिश की है, देखना जरा ठीक से बना तो है ना? वो तुनक कर बोली,
आपने क्यों तकलीफ की? मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि मुझे याद है, मैंने उसे टोकते हुए कहा। पर वो क्या है बिटिया रानी कि तुम्हारी बदकिस्मती से तुम्हारे पापा मुझे ब्याह कर लाए हैं। इस रिश्ते से अब घर के हर कमरे पर मेरा हक हो जाता है और घर के हर सदस्य की भूख प्यास देखना मेरा फर्ज बन जाता है। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? बताती हूँ, मैंने इत्मीनान से पलंग पर बैठते हुए कहा। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरा कमरे में आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए भला इसी में है कि तुम मुझे शांति से सुन लो, ताकि तुम्हें भी जल्दी छुटकारा मिले और मैं अपना काम देखूं। शोभ, आश्चर्य और हताशा के मिले जुले भाव चेहरे पर लिए वो सामने वाली कुर्सी पर धम से बैठ गई। बोलिए। ये हुई ना बात, तो अब सुनो। कल तुम गुस्से में थी, मैं भी नौकरों के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज एक बात ध्यान से सुन लो। जब भी तुम्हें कहीं बाहर जाना हो या आने में देरी की संभावना हो, घर पर बता कर जाया करो। अगर समय पर प्रोग्राम बने तो फोन कर दिया करो। परसों वाला किस्सा दोबारा रिपीट ना हो। ये आपका हुक्म है, ऐसा ही समझ लो। मैं ऐसे हुक्म मानने की आदी नहीं हूँ। मानना पड़ता है पारुल, तुम तो हॉस्टल में रह चुकी हो। हॉस्टल में तो एक वार्डन होता है, परंतु घर में तो हम स्वयं ही अपने नियामक होते हैं। क्यों, घर में आप हैं तो? उसने चिढ़ कर कहा। आप तो घर को जेल बनाकर रख देंगी। जेल? और क्या, कौन सी कसर छोड़ी है आपने? जेल से भागे हुए कैदी की तरह ही तो मेरा पीछा किया है। पता नहीं कितनों को फोन किया था उस रात। इससे तो अच्छा था पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देती। उफ, मुझे तो अपनी फ्रेंड्स के सामने आंखें उठाते भी शर्म आ रही थी। कमाल है पारुल, तुम्हें इसलिए शर्म आ रही थी कि हमने तुम्हारी खोज खबर ली, तुम्हारा पता ठिकाना जानने की कोशिश की। अगर हम तुम्हारी ओर से लापरवाह होकर बैठ जाते तो तुम्हें अच्छा लगता? इससे क्या तुम्हारी इज्जत बढ़ जाती? नहीं बेटे, इससे इज्जत बढ़ती नहीं, घटती है। शर्म की बात ये नहीं है कि घर पर किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है। शर्म की बात तो तब होती जब तुम दिन भर गायब रहती और कोई तुम्हें तलाश न करता। तुम इतनी फालतू नहीं हो पारुल, तुम इस घर की लाडली बिटिया हो। 4-5 दिन तक वो यूं ही अनमनी बनी रही। उस दिन सुबह से ही रिमझिम शुरू हो गई। जाते समय पारुल रेनकोट के लिए गेट से लौट कर आई थी। ये जब लंच के लिए आए, पानी तब भी बरस रहा था। देखिए तो कैसा धुआंधार बरस रहा है। सावन का महीना है, अब नहीं बरसेगा। मुझे तो पारुल की चिंता हो रही है। कॉलेज भी तो हमारा शहर के दूसरे छोर पर है। रेनकोट लेकर गई है ना? उफ, ये पानी तो देखिए, ये क्या रेनकोट के बस का है? जिस पर वो लूना से गई है, पूरी भीग जाएगी तो घर आकर कपड़े बदल लेगी। आप तो कमाल करते हैं। तो मुझे क्या करने को कहती हो? उसे जाकर ला नहीं सकते? जरूर जा सकता हूँ, पर जानती तो हो वो लड़की कैसी तूफान है। मैं चला भी जाऊं तो क्या वो मेरे साथ आएगी? तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? पानी ही बरस रहा है, कोई प्रलय नहीं आया है जो तुम इतना परेशान हो रही हो। उसकी बहुत सी सहेलियां वहीं आसपास रहती हैं, थोड़ी देर के लिए कहीं भी रुक जाएगी। नाउ रिलैक्स। किसी के रिलैक्स कह देने से क्या होता है? मेरी चिंता तो वैसी ही बनी रही। पता नहीं कितनी बार तो मैंने दरवाजे के चक्कर लगाए होंगे। शाम को पानी का जोर थोड़ा कम हुआ, पर लड़की का कहीं पता नहीं था। मेरी व्यग्रता और बढ़ गई थी। सोच लिया कि अगर 7 बजे तक वो नहीं लौटी तो उसके पिता को गाड़ी निकालनी ही होगी। मैं घड़ी की सुइयों पर नजर गड़ाई थी कि रामधन की आवाज आई। बहू जी, बेबी आ गई। मैं दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। देखा लथपथ चली आ रही है, साथ में 2 मूर्तियां और हैं। लीजिए साहब, संभालिए अपनी अमानत। अरे ऐसे तूफान मचाया कि बस बरसते पानी में आना पड़ा। पागल, मैंने पारुल को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। अपने साथ आंटी को भी गीला कर दिया। फोन कर देती, पापा खुद जाकर लेवा लाते। उसने मुझसे नहीं कहा था बहन जी, वो तो अकेले ही आ रही थी। पर बताइए, जवान जहान लड़की को ऑटो में अकेले कैसे भेज दे? जमाना कितना खराब चल रहा है। लड़कियों को तो कुछ कहो तो बुरा लगता है। पर आप ही बताइए, आप भीतर तो आइए, ऑटो खड़ा है। उसे मैं विदा कर देती हूँ, ये आपको छोड़ आएंगे। पारुल, तुम जाकर झटपट कपड़े बदलो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। भीतर जाकर मैंने रामधन को अदरक वाली चाय बनाने का आदेश दिया। लक्ष्मी के हाथ ऑटो के पैसे भिजवाए।
इन्हें तैयार रहने की सूचना दी और फिर 2 तौलिए लेकर बाहर आ गई। तब तक माँ बेटी ड्राइंग रूम में आ चुकी थीं। सब की सब हमारे घर पर ही इकट्ठी हो गई थी। मैंने भी वीसीआर लगा दिया, पर आज तो पिक्चर आधी भी नहीं हुई कि सब की सब खड़ी हो गई। पारुल तो एकदम सड़क पर चल दी। बड़ी मुश्किल से रोका उसे मैंने और साथ ले आई। बहुत डरती है आपसे। जी नहीं जी, डर तो होना ही चाहिए। दरअसल चिंता हो जाती है। एक बार पता रहे कि कहाँ है तो फिर कोई बात नहीं, पर यही तो मैं इनसे कह रही थी। घर में माँ होने से बहुत फर्क पड़ता है, भले ही वो। मम्मी, उनके सौतेली कहने से पहले ही लड़की ने डपट दिया। मम्मी, तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं, बस बोलती जा रही हो। डर वर की कोई बात नहीं है। दरअसल उसकी गीतांजलि और शाहीन से झड़प हो गई थी, इसलिए वो पिक्चर छोड़कर चल पड़ी थी। अरे वो गीता और शाहीन है ना, बहुत नाटक करती हैं। खुद ही पिक्चर लगाने को कहा और खुद ही बीच में उठकर खड़ी हो गई। बोला कि देर हो रही है, घर जाएंगी। पारुल ने कहा कि ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर बाद चलते हैं, घर तो सभी को जाना है। तो दोनों कहती क्या है, तुम्हारी बात अलग है, तुम तो फ्री बर्ड हो, घर पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमारी अम्मा लोग तो हमारी जान ही ले लेंगी। बस पारुल को ताव आ गया। चाय पीते ही बिटिया उठ खड़ी हुई। मैंने इन्हें आवाज दी, तब तक पारुल भी कपड़े बदल कर आ गई थी। पानी अभी थमा नहीं था, इसलिए हम दोनों ने मेहमानों को दरवाजे से ही विदा किया। गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। तब हम लोग भीतर आए। देखा पारुल के बालों से अब भी पानी टपक रहा था। बाल ठीक से सुखा लो पारुल, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। अपना ड्रायर भिजवा दूं क्या? वो सिर्फ मुझे देखती रही। अच्छा पहले गर्मा गर्म चाय तो पी लो, काका ने अदरक डालकर बढ़िया चाय बनाई है। चाय मैं कमरे में पी लूंगी, उसने मेरे हाथ से कप लेते हुए कहा। फिर जाते हुए दरवाजे में ठिठक कर बोली, थैंक यू मम्मी। मैं खुश थी और चकित भी। सुबह 10 बजे किचन में जाकर रामधन से कहा, काका बेबी तैयार हो जाए तो ऑटो ले आना, लूना घर पर नहीं है। बेबी तो शायद कॉलेज नहीं जा रही है। क्यों, तबीयत खराब है क्या? नाश्ता किया था? हाँ थोड़ा मोड़ा। मैं पलटकर उसके कमरे की ओर चल दी, पर रास्ते में ही ठिठक गई। मेरा कमरे में जाना उसे पसंद आएगा? झिड़क तो ना देगी? पर अब बीच रास्ते में से लौटूंगी तो नौकरों के उपहास का पात्र बनूंगी। पारुल, मैंने नॉक नहीं किया, जी कड़ा करके सीधे कमरे में ही दाखिल हो गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज कॉलेज नहीं गई ना? इसी से पूछा। यूं ही नहीं गई, सिर जरा भारी लग रहा था ना, सोचा आज छुट्टी ही सही। सिर तो भारी होगा ही, कल कितना भीग गई थी तुम। मुझे पता ही नहीं चला कि बात कहते हुए मैं कब उसके पास पहुंचकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी थी। जब होश आया तो देखा मेरा वो स्पर्श उससे सहा नहीं जा रहा है। उसके होंठ कांप रहे हैं और उसने दोनों हथेलियों से आंखें ढांप रखी हैं। बीमारी की दशा में किसी का स्नेह स्पर्श क्या कयामत ढाता है, ये मुझे मालूम है। वो दिलेर लड़की मेरे सामने रोएगी नहीं, ये भी मैं जानती थी। इसलिए मैंने कहा, काका ने बताया कि तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। देखो मैं अभी फर्स्ट क्लास कॉफी बनाकर लाती हूँ, पीते ही तुम्हारी सुस्ती उड़न छू हो जाएगी। मैंने जानबूझकर किचन में काफी देर लगा दी। मैंने साबूदाने के पापड़ और आलू के चिप्स तले, थोड़े से मखाने भी घी में भूने और फिर कॉफी के साथ सारा सरंजाम लेकर उसके कमरे में गई तो बिस्तर खाली था। मेरा अंदाजा सही था। जब वो बाथरूम से निकली तो उसका चेहरा और आंखें दोनों धुले धुले से थे। थैंक यू मम्मी, उसने कप हाथ में लेते हुए कहा। मन हुआ कि उससे कहूं, माँ को यूं बार बार धन्यवाद नहीं करते, पर अपने को रोक लिया। मम्मी कह देने से ही कोई माँ नहीं हो जाती। जिस दिन वो मन से मुझे माँ कहकर स्वीकार करेगी, औपचारिकता की ये दीवार अपने आप टूट जाएगी। रामधन काका गाड़ी चला लेते हैं ना? हाँ, क्यों? तुम एक चिट्ठी लिखकर दे दो तो वे गाड़ी उठा लाएंगे। वैसे नीलम की मम्मी उन्हें पहचानती तो होंगी ना? लेकिन नीलम के यहाँ क्यों जाएंगे? गाड़ी तो छाया के यहाँ है। तो कल जो आई थी वो छाया थी। और क्या, उसी का घर तो कॉलेज के पास पड़ता है,
इसलिए गाड़ी वहीं खड़ी कर देती हूँ। वो तो बेचारी बहुत अच्छी है, पर उसकी मम्मी, शी इज सच ए बोर। और उन्हें आपने नीलम की मम्मी समझ लिया। ओह नो, नीलम सुनेगी तो सिर पीट लेगी। तुम्हारे पापा भी सिर पीट रहे थे, कह रहे थे कि कहाँ फंसा दिया मुझे। पूरे रास्ते वो 1 मिनट भी चुप नहीं रही। बेचारे, उनकी तो औरतों की बकझक सुनने की आदत भी छूट गई है। उनके लिए तो अच्छा खासा ओवरडोज हो गया होगा। बात जरा सी थी, पर हम दोनों हंसी से लोटपोट हो गईं। इस घर में आने के बाद पहली बार मैं इतना खुलकर हंसी थी। पारुल को भी मैंने पहली बार हंसते हुए देखा था। गलती मेरी ही तो थी, मुझे ठीक से इंट्रोड्यूस करवाना था, पर मेरा मूड उस समय इतना ऑफ हो रहा था। हाँ, नीलम ने मेरा मतलब है कि छाया ने बताया था। वो चुप रही। पर उसकी मम्मी क्या समझती हैं पता है? उन्हें लगा कि तुम मेरे डर से जल्दी घर भाग रही हो। ओह गॉड, शी इज इम्पॉसिबल। मैं एकदम गंभीर हो गई। सोचा, जो बात मन में इतने दिनों से घुमड़ रही है उसे कह डालने का यही मौका है। हम दोनों के बीच ऐसे तरल क्षण पता नहीं फिर आए कि नहीं। पारुल, एक बात कहूं? मेरे संजीदा अंदाज पर वो चौंक पड़ी। बहुत दिनों से तुमसे ये बात कहना चाह रही थी पारुल, कि मुझ में और जो भी दुर्गुण हो, मैं डरने की चीज नहीं हूँ। मुझसे तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं है। तुम ये डर अपने मन से एकदम निकाल दो पारुल, कि मैं तुम्हारी किसी चीज में हिस्सा बांटने आई हूँ। जायदाद का मुझे लोभ नहीं है। मुझे तो एक घर, एक जीवन साथी की तलाश थी। वो मुझे मिल गया। साथ ही एक प्यारी सी बिटिया भी मिल गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इत्मीनान रखो, मैं तुमसे तुम्हारे पापा का प्यार भी नहीं छीनूंगी, बल्कि मैं तो अपने हिस्से का प्यार भी तुम्हें देना चाहती हूँ। जायदाद की बातें तो मैं समझती नहीं। जहाँ तक पापा के प्यार का सवाल है, आप सारा का सारा ले सकती हैं। उसमें मेरा हिस्सा कभी नहीं रहा। बेटे, प्यार जताना भी एक कला है जो सबको नहीं आती। खासकर पुरुष तो इस मामले में बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं। अपने प्यार का प्रदर्शन करना उनके लिए बहुत कठिन होता है। क्या इसलिए उनके प्यार पर शक करना चाहिए? अगर वे गुस्सा जता सकते हैं तो प्यार जताने से परहेज क्यों करते हैं? प्लीज मम्मी, आप उनकी वकालत मत कीजिए। उन्हें मैं आपसे बहुत पहले से जानती हूँ। कितनी गांठें हैं इसके मन में। सहज स्नेह से वंचित बचपन इसे एकदम खूंखार बना गया है। प्यार तो मुझे बस एक ही ने किया था, पर लोगों से वो भी नहीं देखा गया। मृत्यु पर तो किसी का वश नहीं है ना पारुल। मैं अपनी माँ की बात नहीं कर रही। उनके प्यार का तो स्वाद भी मुझे याद नहीं है। मैं तो दिद्दा की बात कर रही हूँ। दिद्दा? हाँ, मेरी आया थी वो, पर मेरे लिए तो माँ ही थी। उसने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। फिर वो चली क्यों गई? वो क्यों ना जाती? परम पूजनीय दादी जी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी ना, इसलिए बीमारी के बहाने उसे निकाल बाहर किया। कितनी बड़ी थी तुम उस समय? यही कोई 8 साल की। मुझे फिर उठाकर नानी के यहाँ पटक आए। नानी बेचारी तो बिस्तर से लगी थी। घर में मामी का राज था। उन्होंने सुबह शाम जली कटी सुनाकर मेरा खून सुखा डाला। फिर साल भर बाद वापस छोड़ गई कि हमारे बस का नहीं है। फिर बुआ जी का आगमन हुआ। उन्हें तो लगा शायद उन्हें रिमांड होम का गार्डन बनाकर भेज दिया गया है। आते ही शुरू हो गई। 6 महीने में मैं भी तंग आ गई। दादी से भी देखा नहीं गया। बोली, लड़की को उठाकर हॉस्टल में डाल दो। पापा तो ठहरे श्रवण कुमार। माँ की बात टालने का सवाल ही नहीं था। कितनी बड़ी थी तुम तब? 12वां चल रहा था। घर छोड़ने का दुख तो क्या होता। हाँ, हॉस्टल की सख्ती रास नहीं आई कुछ दिन, फिर आदत पड़ गई। लेकिन जैसे ही पापा श्री को पता चला कि इसे हॉस्टल लाइफ रास आ गई है, घर ले आए। आप कहती हैं कि वे मुझे प्यार करते हैं, तो एक बार तो उन्होंने पूछा होता कि निक्की, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? किसके पास रहना चाहोगी? कहाँ रहोगी? बस मनमानी करते रहे। जैसे निक्की ना हुई, कोई गुड़िया हो गई। जहाँ चाहो पटक दो। ये आखिरी बात कहते कहते उसका आवेश रुलाई में बदल गया था। मैं विस्मित थी।
कभी सोचा भी ना था कि ये नन्ही सी जान अपने अंदर इतना दुख, इतनी वेदना, इतना आक्रोश समेटे है। ये दुख परसों से उसके मन में कुंडली मारे बैठा होगा। निश्चित ही अपनी सखी सहेलियों से उसने कभी अपना दर्द बांटा नहीं होगा, नहीं तो उसमें इतना आवेग ना होता। पारुल, मैंने शांत स्वर में कहा, अगर मैं कहूँ कि वे तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें हॉस्टल से ले आए हैं, तो क्या विश्वास करोगी? उत्तर में उसने मुंह बिचका दिया। सुनिए, वो दिद्दा के बारे में आप कुछ बता सकेंगे? अच्छे भले सो रहे थे, एकदम से उठकर बैठ गए। क्या जानना चाहती हो उसके बारे में? क्यों जानना चाहती हो? बस यूं ही, जरा सी क्यूरियोसिटी थी। देखो, तुम्हारा समय न कटता हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या किसी क्लब में जाना शुरू कर दो, लेकिन ये नौकरों चाकरों में बैठकर गप्पे लड़ाना बंद करो। स्तब्ध रह गई मैं। इस तरह भी कोई मुझसे बात कर सकता है? मुझे बिताओ आ गया। डॉक्टर कुमार, याद रहे, मैं कोई 16-17 साल की ब्याहुली नहीं हूँ। आपको मेरी डिग्रियों का ध्यान नहीं रहा, ठीक है। मेरी सीनियर लेक्चररशिप को आपने नजरअंदाज कर दिया, ठीक है, पर मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। क्या इस उम्र में भी मुझे दूसरों से रहन सहन के तौर तरीके सीखने होंगे, अदब कायदे जानने होंगे? वे जैसे जमीन पर आ गिरे। सॉरी डार्लिंग, बेवजह ऑफ हो गया था, उन्होंने अपराध भाव से कहा। बाद में उन्होंने मुझे कुरेदने की बहुत कोशिश की, पर मैं चुप बनी रही। एक बात उसी समय तय हो गई थी, पारुल की आया के बारे में अगर कुछ जानना भी है तो मैं इनसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये बेवजह ऑफ नहीं हुए थे। हमारी इस छोटी सी अंतरंग बातचीत के बाद पारुल में एक सुखद परिवर्तन आ गया। मैं किचन में होती तो मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती, अपने कॉलेज की, अपनी सहेलियों की बातें सुनाती, लेक्चरर्स की नकलें उतारती। मैं सुनती और सोचती, कम से कम इस काम के लिए तो माँ का घर में होना जरूरी है, नहीं तो बच्चा किसके सामने अपना जमा खर्च खोलेगा, किसे अपनी विजय गाथा सुनाएगा, किससे अपनी व्यथा कथा कहेगा? अगर कोई सुनने वाला ना हुआ तो तरस जाएगा बेचारा। पारुल भी तो तरस गई थी, उसके मन में कितना कुछ जमा हो पाया था, वही तो धीरे धीरे बाहर आ रहा था। मन का भार हल्का होने से उसके चेहरे का संतप्त भाव भी बिला गया था। एक अपूर्व कोमलता से उसका मुख उद्भासित हो गया था। जब कुछ करने को नहीं होता तो हम दोनों ताश या कैरम खेलने बैठ जाती। रामधन काका हमें चाय और पकौड़े बनाकर देते जाते। एक दिन पारुल ने पूछ लिया, आप रामधन को काका क्यों कहती हैं? बुजुर्ग है ना, फिर इस घर के पुराने नौकर हैं, नाम लेना अच्छा नहीं लगता। मुझे ये बात किसी ने क्यों नहीं सिखाई? सिखाने के लिए घर में कोई होना तो चाहिए। क्यों नहीं थे? इतने सारे लोग थे जिस तिस पर डांटते रहते थे, पर कायदे की बात कभी किसी ने नहीं सिखाई। रामधन, मैं भी अब से तुम्हें काका कहूंगी, रामधन काका। लेकिन पापा से उसकी अब तक कुट्टी बनी हुई थी। एक आध बार उन्होंने हमें साथ बैठे देख लिया था, हंसकर बाद में कहा था, युद्ध विराम चल रहा है। हाँ, अब आप नजर तो न लगाइए। एक दिन प्रसाद दंपति आ गए थे। डॉक्टर प्रसाद कुमार के दोस्तों में सबसे घनिष्ठ हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही हंसमुख, खुश मिजाज और मिलनसार हैं। यूं तो पारुल कभी भी मेहमानों के सामने नहीं आती, पर प्रसाद अंकल से उसकी पटती है। उनके बच्चों के साथ तो वो एकदम बच्ची बन जाती है। दीदी, मिसेस प्रसाद बोली, भाई साहब तो जब देखो अपने मरीजों से ही घिरे रहते हैं, आप भी कुछ कहती नहीं है। भाभी क्या कहेंगी, काम जो इतना फैला रखा है, समेटने में देर तो लगेगी। उस वक्त तो समय काटना एक समस्या थी। अकेला घर काटने को दौड़ता था, इसलिए बेचारा अपने को उलझाए रखता था। मैं दोनों की बातचीत तटस्थ भाव से सुन रही थी। एकाएक पूछ बैठी, आप इन लोगों को कब से जानते हैं डॉक्टर? कब से मतलब? हम लोग तो साथ में पढ़े हैं। तब तो आपने पारुल की मम्मी को भी देखा होगा। हाँ, मैंने तो देखा है, पर शायद संध्या ने नहीं देखा। क्यों डार्लिंग? हाँ, हम लोगों की शादी में वो नहीं थी। मैं जब पहली बार माताजी से आशीर्वाद लेने आई तो निक्की को देखा था। आया की गोद में चढ़कर घूम रही थी।
तब बिन माँ की उस नन्ही सी बच्ची को देखकर बहुत दुख हुआ था। लेकिन वो आया भी गजब की थी भाभी, ये समझ लीजिए कि माँ से बढ़कर थी। इतनी अच्छी आया को उन्होंने निकाल क्यों दिया? ये आपसे किसने कह दिया? निकाला नहीं था भाभी, उसे टीबी हो गई थी। यहाँ घर में कैसे रखते, इलाज के लिए उसे हॉस्पिटलाइज तो करना ही पड़ा। कुमार ने खुद सारा इंतजाम किया था। वो जब तक ठीक नहीं हो गई, कुमार बराबर उसके इलाज के लिए पैसा भेजता रहा। उसके घर का पता जानते हैं? कुमार को मालूम होगा। नहीं, मैं उनसे नहीं पूछना चाहती। आप ही किसी तरह पता लगा सकें तो लगाइएगा। पता तो खैर टीबी हॉस्पिटल से भी मिल जाएगा, पर बात क्या है? मैं उसे वापस बुलाना चाहती हूँ। पर क्यों? अब तो वो बहुत बूढ़ी हो गई होगी। निक्की को भी अब आया की जरूरत नहीं रही। 8-10 साल में कोई इतना बुढ़ाता नहीं डॉक्टर, और निक्की को अब भी उसकी जरूरत है। उसके अवचेतन में अब भी वो बसी हुई है। उसे खोने का दुख अब भी उसके मन में ताजा है। मैं चाहती हूँ वो फिर से यहाँ आकर रहे और पारुल का बचपन लौटा दे। कुमार राजी होगा? वो मेरा जिम्मा रहा। पहले आप पता तो लगाइए। ट्रीट इट एज एन अर्जेंट केस, टॉप प्रायोरिटी। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ भाभी। उसके बाद लगातार 3-4 दिन तक मैं डॉक्टर प्रसाद की फोन की प्रतीक्षा करती रही। चौथे दिन वे खुद ही आ गए। वो जानबूझकर ऐसे समय आए थे जब उनके मित्र घर पर नहीं थे। मैंने मन ही मन उनकी समझदारी की दाद दी। भाभी, मैंने आपका काम तो कर दिया है, मतलब गंगाबाई का पता तो लगा लिया है, बट आप उसे घर नहीं ला सकेंगी। क्या मतलब? मैं उसका पता लेने टीबी हॉस्पिटल गया था। वहां पता चला कि 6 महीने पहले ही उसे फिर से भर्ती किया गया है, और ये भी पता चला कि इस बार बीमारी बहुत अगले दौर में पहुंच गई है। क्या टीबी भी रिलैप्स होती है डॉक्टर? ये तो राज रोग है भाभी, इसे चाहिए अच्छी देखभाल। गरीबों के घर पर ये सब कहाँ से मैसर होता है? फिर अपना कोई होता तो देखभाल करता। वो तो भाई के घर पड़ी हुई थी, वहां तो अपने ही खाने के लाले होंगे। गंगाबाई बेचारी तो इन असुविधाओं की आदी भी नहीं है। शुरू से बंगलों में रही है, अच्छा खाया है, अच्छा पहना है। भाभी के पीहर में भी उसके ठाठ थे, यहाँ भी उसका दबदबा था। दूसरे माहौल में तो वो जी भी नहीं सकती थी। तो क्या वो उनकी पीहर से आई थी? हाँ, निक्की की देखभाल के लिए उसे बुलवा लिया था। उन दिनों भाभी बीमार चल रही थी ना, उनकी मृत्यु के बाद उसके वापस जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। भाभी, मुझे लगता है वो बुढ़िया ज्यादा दिन नहीं खींचेगी। अगर निक्की को एक बार उससे मिलवा लेते तो उसका जी खुश हो जाएगा। आप इत्मीनान रखिए, मैं ही ले जाऊंगा उसे। वादे के मुताबिक वे दूसरे ही दिन आकर उसे ले गए। उनके जाने के बाद मैं अपने दिवा स्वप्नों में खो गई। पारुल आज कितनी खुश होगी। उसे लगेगा जैसे उसका बचपन लौट आया है। और जब उसे पता लगेगा कि उसकी बिछड़ी हुई ममता से पुनः मिलवाने के लिए मैंने ही पहल की है, तो वो कृतज्ञता से भर उठेगी। मन का सारा कलमश धुल जाएगा। प्रसाद अंकल उसे ये भी बताएंगे कि दिद्दा के इलाज का सारा खर्च पापा उठा रहे हैं, तो वो फिर पापा को भी माफ कर देगी। और उसके पापा, वे भी तो कितने खुश होंगे। इस मधुर षड्यंत्र की मैंने भनक तक न लगने दी थी। उन लोगों को लौटने में कोई 2-2.5 घंटे लग गए। हॉस्पिटल शहर से दूर पहाड़ी पर जो था। मुझे लगा था गाड़ी से उतरकर वो सीधे मेरे पास दौड़ी आएगी, मेरे गले में अपनी दोनों बाहें डालकर कहेगी, हाय मम्मी, यू आर सो स्वीट। पिछले दिनों हम काफी करीब आ गए थे, फिर भी एक औपचारिक दूरी बनी हुई थी। आज वो भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो सीधे कमरे में चली गई। शायद अपना भावावेश मुझसे छिपाना चाहती थी। डॉक्टर प्रसाद जरूर थोड़ी देर को मेरे पास बैठे। बहुत खुश हुई बुढ़िया, बार बार बलाएं ले रही थी, माथा चूम रही थी, आपको और मुझे भी असीस रही थी। लेकिन भाभी, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। शी मे कोलैप्स एनी टाइम। तो अच्छा ही हुआ जो आप लोग हो आए, नहीं तो जिंदगी भर का मलाल रह जाता, मुझे भी और बिटिया को भी। आप ठीक कह रही हैं, उन्होंने उठते हुए कहा। उन्हें विदा करके मैं गुनगुनाती हुई सीधे पारुल के कमरे में गई।
मुझे क्या मालूम था कि वो मेरी प्रतीक्षा से भरी बंदूक की तरह तनी बैठी थी। मुझे देखते ही फट पड़ी। क्यों भेजा था मुझे वहां? किसकी साजिश थी ये? बचपन की एक मीठी सी याद मेरे मन में थी, उसे भी आपने तहस नहस कर दिया। सौतीली माँ है ना आप। मेरा इतना सा सुख भी आपसे सहा नहीं गया, और आप सोच रही हैं कि आपने बड़ा एहसान किया, मेरी पुरानी आया से मिलवाकर बड़ा नेक काम किया। पता नहीं कितनी देर तक वो इसी तरह बड़बड़ाती रही। मैं जड़मूक बनी, उसके आरोपों को झेलती रही। उफ, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि बचपन में इसी औरत ने मुझे पाला है। मुझे तो ये सोच कर भी झुरझुरी आती है कि मैं उसकी गोद में खेलती थी, उसके पास ही सोती थी। उसने बताया कि वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। छी, मुझे तो वही उबकाई आने लगी। उसका कमरा, उसका बिस्तर, उसके कपड़े इस कदर बास मार रहे थे। उफ, उसका दर्द मेरी पकड़ में आ गया। दिद्दा उसके लिए एक मधुर एहसास की तरह थी, पर इस मरणासन वृद्धा से उसका कहीं कोई मेल नहीं था। उसका रोग जर्जर शरीर देखकर वो कांप गई थी। मैं उसे समझाना चाहती थी कि पारुल वक्त की मार किसी को नहीं बख्शती। हम सब धीरे धीरे काल के उसी अंधकूप की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सब कुछ विरूप हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पर जीवन की नश्वरता का दर्शन समझने की भी एक उम्र होती है। पारुल तो अभी उम्र के उस दौर में थी नहीं। उसके लिए तो भविष्य का अर्थ विकास है। वो इस कड़वे सच को कैसे स्वीकारेगी? वो फिर लौट गई अपनी उसी कारा में जो उसने स्वयं निर्माण की थी। मैं फिर दूर फेंक दी गई। पहले भी हम दोनों में बोलचाल नहीं थी, पर तब इतना असहज नहीं लगता था। उसके पापा अक्सर छेड़ते थे। क्यों, युद्ध विराम समाप्त हो गया? संधि वार्ता विफल हो गई? तो मैं गुस्से में ये भी ना कह पाती कि आपकी ही नजर लग गई। बस शर्म से सिर झुका लेती। जीवन फिर पुराने ढर्रे पर चल पड़ा था, एक रस और निरानंद। 30 सितंबर को पारुल का जन्मदिन था। मैं मन ही मन कब से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा खासा हंगामा करने का प्लान था। पारुल ने साफ इनकार कर दिया। दशहरे पर हम लोगों ने जबलपुर जाने का कार्यक्रम बनाया, उसने मना कर दिया। दीपावली पर हमने पूरे घर का रंग रोगन करवाया, पर उसने अपना कमरा खाली नहीं किया। मैंने रंगोली से पूरा आंगन पूर दिया, पर उसने झांक कर भी नहीं देखा। घर में मैंने मिठाइयों के ढेर लगा दिए, पर उसने प्रशंसा का एक शब्द नहीं कहा। भैया दूज पर मैंने खास तौर से डॉक्टर प्रसाद के परिवार को आमंत्रित किया, पर उसने बच्चों का टीका नहीं किया। पहले की भांति अब वो मुझ पर फुफकारती तो नहीं थी, पर अपनी उपेक्षा से मेरे हर प्रयास को विफल कर रही थी। मेरी 4-5 महीने की लंबी छुट्टी समाप्त होने को थी और मेरा मन फिर से ज्वाइन कर लेने को हो रहा था। इस ऊब से बचने का और कोई उपाय भी तो नहीं था। एक पारुल के बाद छोड़ दी जाती तो इस घर में मुझे सुख ही सुख मिला था, पर उस एक दुख ने सारे सुख का स्वाद छीन लिया था। उस दिन मैं रोज की तरह किचन में व्यस्त थी और ये आए और गंभीर स्वर में बोले, प्रसाद का फोन है तुम्हारे लिए। मैं चौंक पड़ी। मेरे लिए? धड़कते दिल से रिसीवर उठाया। हेलो भाभी, बुरी खबर है। क्या? मैंने कांपते स्वर में पूछा। पूजने दिद्दा चल बसी। मैं स्तब्ध रह गई। भाभी, कुछ कहिए भी, क्या करना है? अब कहने को या करने को रहा ही क्या है? मेरा मतलब है, शुड वी टेल द किड? नो, डेफिनेटली नॉट। शी इज जस्ट अ किड, यू नो। अच्छा, अब आप इनसे बात कीजिए। मेरी कढ़ाई जल रही है। चोंगा इनके हाथ में देकर मैं भागने ही वाली थी कि इन्होंने हाथ पकड़कर रोक लिया। प्रसाद से 2 मिनट बात करके फोन रख दिया और मेरी तरफ मुखातिब हुए। प्रसाद ने ये खबर पहले तुम्हें क्यों दी? मुझे भी तो दे सकता था। ये बात आप उन्हीं से पूछते तो ठीक रहता। उससे तो खैर पूछना ही है, पर तुम बताओ, इस औरत की मौत से तुम्हारा क्या वास्ता है? उफ, मेरा क्या वास्ता होगा? वे बस मुझसे इसलिए पूछ रहे थे कि पारुल को बताना है कि नहीं। मैंने कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है। वो जब जिंदा थी पारुल उन्हें देख आई थी बस। पारुल अस्पताल कब गई थी? गई थी एक दिन, प्रसाद लिवा लाए थे। पर सुझाव किसका था? मेरा था।
यही सुनना चाहते हैं ना? अब आप ये भी कहेंगे कि ये बात मुझसे क्यों नहीं कही गई? तो हुजूर, शुरुआत तो आप ही से की थी, पर आप तो उस नाम को सुनते ही भड़क गए थे। उस समय आप क्या ये सुनने की स्थिति में थे कि पारुल अपनी आया को भूल नहीं पाई है? अब भी वो उसे उतनी ही शिद्दत से याद करती है। क्या आपके पास ये सोचने समझने की फुर्सत थी कि वो अपनी दिद्दा के लिए कितनी बेचैन है? और आपकी उस फुर्सत का इंतजार मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस औरत के पास गिनती के दिन थे। आज मैं खुश हूँ कि आपकी नाराजगी का खतरा उठाकर भी मैंने ये पहल की। उस दिन नाश्ता किए बिना ही वे घर से निकल गए। सुबह के गए, रात को लौटे। आते ही सीधे नहाने चले गए। मैं समझ गई कि दिवंगता को श्रद्धांजलि देकर लौटे हैं। अच्छा भी लगा। इतना हक तो उस गरीबनी का बनता ही था। अब मेरे सामने केवल एक समस्या थी, पारुल को बताऊं या न बताऊं? बताऊं भी तो कैसे? वो तो मुझसे रुख भी नहीं मिलाती। इतनी बड़ी बात एकदम मुंह फेर कर तो मारी नहीं जा सकती ना। कुछ माहौल तो बनाना पड़ेगा, और इस स्थिति में ये संभव नहीं। और अगर न बताऊं तो कल को वो इसी बात पर आरोप की झड़ी लगा देगी और मुझसे और दूर छिटक जाएगी। ट्रिंग ट्रिंग। रात के सन्नाटे में फोन की घंटी बजी तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। दरअसल सुबह सुबह फोन पर वो खबर सुनी है ना, तब से दिमाग खराब हो गया है। फिर कुछ रुक कर पूछा, आप वहां गए थे ना? हाँ, जाना तो था ही। गया भी, और कफन दफन का, मेरा मतलब है अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम किया। चलिए, अच्छा ही हुआ। इसी घर से दाना पानी बंधा था उसका। और फिर कुछ क्षण रुककर बड़े साहस के साथ मैंने कहा, सुनिए, मुझे उनके बारे में कुछ बताएंगे? क्या जानना चाहती हो? यही कि वे कौन थी, कहाँ से आई थी? रमा के भतीजों की आया थी। रमा की बीमारी में यहाँ आई थी। खासियत बस यही थी कि जब तक मेरे ससुर जीवित रहे उनकी तनख्वाह उस घर से आती रही थी। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस समय फुल टाइम आया रखने की मेरी हैसियत नहीं थी। हम लोग, यानी मैं और अम्मा, उसके लिए इतने उत्सुक नहीं थे। किसी तरह एडजस्ट ही कर रहे थे। पर रमा असुविधाओं में जीने की आदी नहीं थी, इसलिए उसके पिताजी को दया आ गई। पर उनकी ये दया, ये मेहरबानी हमें बहुत महंगी पड़ी। क्यों? अपने ही घर में हम जैसे किसी के आश्रित हो गए। उसकी उपस्थिति हमें एक हीन बोध से भर देती थी। मेरा तो फिर भी थोड़ा लिहाज करती थी, पर अम्मा को उसने कभी मालकिन का दर्जा नहीं दिया। बेचारी अम्मा, वे तो नौकरानी की नौकरानी बन गई थी। वे दिद्दा के लिए चाय बनाती, नाश्ता देती, रोटियां सेकती। दिद्दा नाक भौं सिकोड़ कर खाती और अपने साहब को कोसती कि बेबी को उन्होंने किस कुएं में पटक दिया है। क्या वे लोग बहुत अमीर हैं? अमीर थे। रमा के डैडी की शेयरिंग प्रैक्टिस थी। बहुत कुशल सर्जन थे वे। अपनी उंगलियों के कमाल से उन्होंने वैभव का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। बेटा उनका डॉक्टर नहीं बन सका, शायद इसलिए उन्होंने रमा के लिए मेरा चुनाव किया था। सोचा होगा ये गरीब घर का बिना बाप का लड़का आसानी से काबू में आ जाएगा। मेरे पास अपना अलग साम्राज्य बनाने की कुवत थी। जो सोचा था वो मैंने करके भी दिखा दिया। पर देखने के लिए रमा ना रही, ना उसके डैडी। उन्होंने तो बस मेरे संघर्ष का दौर ही देखा। उन्हें मेरा मतलब है, पारुल की मम्मी को क्या हो गया था? दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, पर पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गए कि हालत बिगड़ती ही चली गई। कार में डालकर मुंबई भी ले गए थे, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। 15वें दिन उसके शव को लेकर ही लौटना पड़ा। उन्हीं दिनों दिद्दा इस घर में आई थी। हम लोग तो उन दिनों रमा को लेकर परेशान थे। घर में बस अम्मा थी और वो थी एक खाई सी थी दोनों के बीच, जो बढ़ती ही चली गई। बहुत कठिन दिन थे वे। मैं रमा के वियोग से आहत था। प्रैक्टिस की कश्मकश जारी थी और इधर घर पर जैसे जंग छिड़ी हुई थी। मैं परेशान हाल घर लौटता तो यहाँ अदालत शुरू हो जाती। मैं बच्ची का ढंग से पता भी नहीं कर पाता। इन्हीं दिनों की चिक चिक मेरा दिमाग चाट जाती। दोस्त, रिश्तेदार और साथी डॉक्टर रोज सलाह देते कि शादी कर लो, बच्ची बड़ी हो जाएगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी।
वो फिर आसानी से नई माँ को स्वीकार नहीं कर पाएगी। अम्मा भी इसरार करती, पर मेरी हिम्मत न पड़ती थी। घर में एक तीसरा मोर्चा खोलने की मेरी ताकत नहीं थी। 5 साल तक घर में ये नाटक चलता रहा और हम माँ बेटे बच्ची को बर्बाद होते देखते रहे। अत्यधिक लाड प्यार ने उसे जिद्दी और बिगड़ैल बना दिया था। उसने गलत संस्कार पकड़ लिए थे। वो दादी को तो किसी गिनती में ही नहीं लाती थी, बस थोड़ा बहुत मुझसे डरती थी। उसे डराना मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर सोचता कि किसी का तो खौफ हो, नहीं तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। फिर धीरे धीरे सब कुछ मेरी सहन शक्ति से बाहर होता चला गया। मैं समझ गया कि इस घर में इन 2 औरतों का साथ रहना मुश्किल है। किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा, और जाहिर था मैं अपनी माँ को तो कहीं भेज नहीं सकता था। इसलिए दिद्दा को निकाल बाहर किया। उन दिनों दिद्दा बहुत खांसने लगी थी। अम्मा ने कई बार बताया कि उसकी खांसी के मारे वे रात भर सो नहीं पाती, पर मैं इसे भी शिकायत का एक पैंतरा समझकर टाल गया था। खांसने की आवाज कहाँ तक छिपती। मेहरी ने एक बार दिद्दा को खून थूकते भी देखा, जिसे वो पान का पीक बताती रही। फिर मुझे चिंता हुई। बड़ी मुश्किलों से निक्की का वासा देकर उसे डॉक्टरी जांच के लिए राजी किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरा शक सच निकला। उसे टीबी हो गई थी। लेकिन टीबी तो अब कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। लेकिन बीमारी तो है और इलाज भी करना पड़ता है। एक बार पता चल जाने के बाद क्या उसे घर में निक्की के पास रखा जा सकता था? मैंने उसे यहाँ टीबी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 2-2.5 साल बाद वो ठीक भी हो गई, पर मैं उसे वापस घर नहीं लाया। उसके गांव ही भेज दिया। पर वो जहां कहीं भी रही हो, मैं उसे बराबर पैसे भेजता रहा। आज उसकी अंतिम किश्त भी मैंने दी है। दिद्दा की कहानी का पटाक्षेप होते ही मैंने एक निश्वास भरा और करवट बदलकर लेट गई। मन बेहद उदास हो आया था, परंतु इस समय जिस अनजान अनदेखी वृद्धा के प्रति मन में करुणा उमड़ी थी, वो दिद्दा नहीं, पारुल की दादी थी। बेचारी बेटे की शादी के कैसे कैसे अरमान सजोए बैठी होंगी, पर मिला क्या? दुख, निराशा और अपमान। रजनी जी, उसके बाद की कहानी नहीं सुनोगी? मैंने एकदम पलट कर उन्हें देखा। उसके बाद की मतलब? ये तो निक्की की आया की कहानी थी। निक्की की कहानी भी तो सुनो। वो मुझे मालूम है, मैंने उलाहना के स्वर में कहा। दिद्दा चली गई तो उसे मामा के यहाँ भेज दिया। वहां मामी की पैनी जबान ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। वहां से लौटी तो कर्कश बुआ के पल्ले पड़ गई। फिर उनसे भी नहीं संभली तो हॉस्टल में पटक दिया। यही ना, तुमने तो 4 लाइनों में सारा इतिहास समेट कर रख दिया। पर जानती हो, इसे जीने के लिए मुझे 8 लंबे साल लग गए, और मैं उतना दुष्ट भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे साबित करना चाहती हो। मैंने अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहा। पारुल से जितना सुना था वही बता दिया। अब आप बताइए। ये हुई ना बात कि दीदा की बीमारी के बाद मैंने निक्की को मामा के यहाँ भेज दिया। उस घर में उसका हमेशा स्वागत ही हुआ है। रमा की मृत्यु के बाद तो उन्होंने बार बार कहलाया था, पर बच्ची के बेचोह की कल्पना से ही मैं घबरा जाता था, इसलिए भेज नहीं सका। जब मजबूरी में भेजने की नौबत आई, उस समय मेरे ससुर जी गुजर चुके थे। दुर्भाग्य से मेरी सांस भी खाट से लग गई थी। घर में आमदनी तो शून्य हो गई थी, और निक्की के मामा बिजनेस के नए नए प्रयोगों में बाप की कमाई फूंक रहे थे। निक्की की मामी यूं तो बड़ी अच्छी थी बेचारी, पर परिस्थितियों ने उन्हें परेशान कर दिया था। छोटे छोटे 3 बच्चे, घर में अपंग और बीमार सास, गिरती हुई माली हालत, दिमाग खराब करने के लिए यही बहुत था। उसमें पहुंच गई वो जिद्दी और बिगड़ैल लड़की। साल भर घर में जैसे कुर्राम मचा रखा था। हार कर बेचारे उसे वापस छोड़ गए। भाभी आंख में आंसू भरकर कहती रही, लल्ला, लड़कों का साथ है मेरा, पराई लड़की की जिम्मेदारी लेने से जी घबराता है। लड़की उस दिन से सचमुच ही पराई हो गई। निक्की ने फिर कभी इधर का रुख नहीं किया। अम्मा जैसे तैसे घर संभाल रही थी, पर निक्की उनके बस की नहीं थी। इसलिए मैंने दीदी से चिरौरी की और वे तुरंत चली आईं। साथ में जीजा जी भी थे। वे उसी साल रिटायर हुए थे, पर आशिकी का ये आलम था कि बीवी के बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते थे।
दीदी भी उनकी रंग मिजाजी से वाकिफ थीं, इसलिए बहू बेटियों के बीच उन्हें अकेले छोड़ने का खतरा उन्होंने नहीं लिया। दीदी बहुत उत्साह से भरकर यहाँ आई थी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वे लड़की को 2 दिन में ठीक कर देंगे। उन दिनों निक्की का जीवन एकदम घड़ी की सुइयों पर चलता था। समय पर सोना, जागना, रोज नहाना, दोनों वक्त कंघी करना, ब्रश करना, समय से स्कूल जाना, नियमित होमवर्क करना, दोनों वक्त ट्यूशन पढ़ना, इत्यादि इत्यादि। लड़की जैसे बुआ के हाथों की कठपुतली बन गई थी। दीदी बहुत मेहनत कर रही थी, पर उनमें ममता की आंच नहीं थी, इसलिए फिर निक्की बिदकने लगी। और क्या, आज समझ में आ रहा है अम्मा ने किस मुश्किल से ये बात मुझसे कही होगी। मुझे आज भी कहते शर्म आ रही है। कौन सी बात? अम्मा अपने देवता स्वरूप दामाद के प्रति एकाएक शंकालु हो उठी थी। रसिया तो वो जन्म के थे, पर इतनी सी लड़की पर जोर डालेंगे ये नहीं सोचा था। सहज स्नेह से वंचित, लाड़ दुलार के लिए तरसती 10-12 साल की निक्की आसानी से उनके हाथ आ गई थी। वो दिन भर उनसे चिपटी रहती। दीदी देखती और सुलग उठती, अम्मा देखती और मन मसोस कर रह जाती। आखिर एक दिन अम्मा ने मुझसे कह दिया, बेटा, इन बूढ़ी आंखों में अब चौकीदारी करने की ताकत नहीं है। तो अगर लड़की को सर्वनाश से बचाना चाहता है तो किसी अच्छे से हॉस्टल में डाल दे, नहीं तो मैं सुख से मर भी नहीं पाऊंगी। अम्मा ने जीवन भर इतना सहा था कि मैं उनके दुखों का बोझ और बढ़ाना नहीं चाहता था। बच्ची के कल्याण का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, पर पता नहीं कहाँ क्या गलत हो गया। जिसके लिए सारी उठापटक करता रहा वही मुझसे रूठ गई। मैं तरस कर रह जाता हूँ, पर वो मुझसे बात नहीं करती। करती भी है तो उसकी जबान पर जैसे कांटे उगाते हैं। लहूलुहान कर देती है वो मुझे। उसकी आंखों में झांकती घृणा मुझे अपनी ही नजर में छोटा बना देती है। मैं उसे इसके आगे वे बोल नहीं पाए। पुरुष थे, शायद इसी से जब्त कर सके, नहीं तो वह फक्कर रो ही पड़ते। मुझे अपने ही ऊपर शर्म हो आई। हमेशा पारुल के लिए ही सोचती रही मैं। मेरी बगल में लेटा हुआ ये व्यक्ति, ये भी तो बिल्कुल अकेला है। इसे भी तो अपनों ने ही चला है। किसी ने स्नेह का, संवेदना का स्पर्श नहीं दिया, केवल समस्याएं ही दी हैं। आपकी भूल क्या थी बताऊं? जिसके लिए आपने इतनी उठापटक की, उसके मन में झांकने की आपने कभी कोशिश नहीं की। परिस्थितियों पर आपका वश नहीं था, मंजूर है, पर उनकी व्याख्या तो की जा सकती थी। अपनी मजबूरियां तो समझाई जा सकती थी। आपने सोचा होगा छोटी सी बच्ची है, क्या समझेगी। यहीं आप चूक गए। बच्चे बहुत समझदार होते हैं। शत्रु मित्र की पहचान वे फौरन कर लेते हैं। उनके संवेदनशील मस्तिष्क पर हर बात का जल्दी और गहरा असर होता है, इसलिए उनके राग द्वेष भी स्थायी होते हैं। मेरे पास उस समय इतना सोचने समझने की फुर्सत ही कहाँ थी। मैं तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में व्यस्त था, इसलिए तो ये मोर्चा हार गए। मैंने उस गंभीर प्रसंग को हल्के फुल्के ढंग से समाप्त कर दिया, ताकि वातावरण का तनाव कुछ तो कम हो। और वो हुआ भी। थोड़ी ही देर में इनकी नाक बजने लगी, लेकिन मैं सुबह तक आंख नहीं झपका सकी। मैं कमरे में बैठकर बुनाई कर रही थी कि वो दनदनाती हुई सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बुलाया था? हाँ, तुम्हारे मामा के यहाँ से मनी ऑर्डर आया है और राहुल की चिट्ठी भी। चिट्ठी? किस खुशी में? दरअसल हुआ ये है कि राखी पर तो मैं चूक गई, पर मैंने तुम्हारे मामा जी को भाई दूज का टीका जरूर भेज दिया। उसी पत्र में बच्चों के नाम तुम्हारा टीका भी भेज दिया है। उसी पत्र में बच्चों के नाम तुम्हारा टीका भी भेज दिया था। उसी का जवाब आया है। तुम्हारे मामा जी ने भी बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। आप मेरे लिए रिश्तेदार क्यों जुटाती फिर रही हैं? मैंने आपसे उसी दिन कह दिया था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन की बात और थी पारुल। नहीं, ना तो मेरा कोई मामा है ना भाई। आप ये चिट्ठी और रुपए अपने पास ही रखिए। कम ऑन पारुल, इतना गुस्सा नहीं करते। अच्छा 5 मिनट जरा बैठो तो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनिच्छा से ही सही वो पलंग की पाटी पर बैठ गई, जैसे किसी भी क्षण उठकर चली जाएगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ये गुस्सा असल में किस पर है?
मुझ पर या अपने भाइयों पर? अगर भाइयों पर है तो उन्हें माफ कर दो। अरे बचपन में तो सभी भाई बहन लड़ते झगड़ते हैं, संग हो तब तो और भी ज्यादा। मेरी माँ कहती थी कि बचपन में जिनमें लड़ाई होती है, बड़े होकर वे भी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। तो बेटे, बचपन की बातें इतने दिनों तक थोड़े ही याद रखते हैं, सब भूल जाते हैं। देखो, तुम्हारे भाई भी भूल गए हैं, तुम भी उन्हें माफ कर दो। और अगर तुम मुझसे नाराज हो तो विश्वास करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। दरअसल मैं तुम्हें उस जगह कभी नहीं भेजती पारुल, पर मुझे उस मरनासन औरत की इच्छा का मान रखना पड़ा। फांसी पर चढ़ने वाले की भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। फिर ये तो तुम्हारी दिद्दा थी। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि दिद्दा ने तुम्हें एक बार तो देखना चाहा था। तुम उन्हें कितना याद करती हो, उससे कहीं ज्यादा वे तुम्हें याद करती थी। तुम्हारे पास फिर भी एक दुनिया थी, स्कूल की, कॉलेज की, पुस्तकों की, सिनेमा की, सहेलियों की। लेकिन उनके पास तुम्हारी यादों के सिवा क्या था? इसलिए उनकी इच्छा का मान तो रखना ही था। इतना हक तो उनका बनता ही था। उनके प्यार का कर्ज था तुम पर, उसे तो चुकाना ही था। सबको अपने हिस्से का कर्ज खुद ही उतारना पड़ता है। तुम्हें पाल पोस कर दिद्दा ने इस घर पर जो उपकार किया है, पापा बराबर उसका हिसाब चुकाते रहे हैं। अंतिम संस्कार तक उन्होंने अपना ये कौल निभाया है। अंतिम संस्कार? किसका? यही कहने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। चिट्ठी तो कोई भी तुम्हारे कमरे में दे आता, पर ये खबर तो मुझे ही देनी थी ना। पारुल, दिद्दा नहीं रही, उसका सिहरना मैंने साफ देख लिया। अच्छा हुआ जो तुम लोग उस दिन अस्पताल हो आए। तुम्हें देखने की बड़ी साथ थी उन्हें, नहीं जाती तो मन में पछतावा रह जाता। वो पलंग की पार्टी पर बैठी थी, धीरे से मेरे पास सरक आई। मम्मी, मुझे क्या फिर वहाँ जाना पड़ेगा? नहीं बेटे, तुम वहाँ क्यों जाओगी? प्रसाद अंकल ने कल पूछा भी था, पर मैंने साफ मना कर दिया। कहीं बच्चे भी ऐसी जगह जाते हैं। थैंक यू मम्मी, उसने कहा। थोड़ी देर तक दीवार की ओर ताकते हुए चुपचाप बैठी रही, फिर सहमी सी आवाज में बोली,